नमस्कार। दी रियल स्टडी पर स्वागत है। कभी सोचा है कि एग्जाम के वक्त अनुच्छेद का नंबर और उसका मतलब अपने आप दिमाग में आ जाए बिना रट्टा मारे? अक्सर एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमने पढ़ा नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि याद ही नहीं आया। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम संविधान को एक किताब की तरह नहीं, एक कहानी की तरह पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा फ्लो जहां हर अनुच्छेद का नंबर एक पावरफुल हिंदी कीवर्ड से जुड़ेगा। और वो कीवर्ड एक पूरी कहानी बनाते जाएंगे। ये तरीका रट्टे पर नहीं बल्कि इस बात पर आधारित है कि एग्जाम के वक्त हमारा दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि दिमाग तथ्यों की लिस्ट से ज्यादा कहानियों को बेहतर याद रखता है। और जब नंबर, मतलब और कहानी जुड़ जाते हैं तो एग्जाम में जवाब अपने आप निकलता है। तो चलिए संविधान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 1 से। 1 से तो सीधी सी बात है, याद आता है एकता। बिल्कुल। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ यूनियन शब्द पर जोर है, फेडरेशन पर नहीं। हाँ, और ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये हमारी एकता की नींव है। ठीक है, तो संघ बन गया, एकता की नींव रख दी गई। लेकिन अगर इस परिवार में कोई नया सदस्य आना चाहे तो उसके लिए कोई दरवाजा है? बहुत अच्छा सवाल है और यही हमें सीधे ले जाता है अनुच्छेद 2 पर। 2 से याद रखे, दरवाजा। संसद के पास ये शक्ति है कि वो नए राज्यों के लिए भारत का दरवाजा खोल सके। अच्छा, मतलब नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। हाँ, या नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है, जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये तो हुई बाहर से आने वालों की बात। लेकिन अगर घर के अंदर ही कमरों में कुछ फेरबदल करना हो तो? यानी जो राज्य पहले से मौजूद हैं उनकी सीमाओं या नाम में कोई बदलाव करना हो। अनुच्छेद 3 से क्या हो सकता है? हाँ, इसके लिए हम कह सकते हैं 3 से तोड़-जोड़। 3 से तोड़-जोड़, ये हाँ। अच्छा है, मतलब अंदरूनी फेरबदल। बिल्कुल। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो किसी भी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है या उसका नाम तक बदल सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। क्या इसमें राज्यों से मतलब पूछने की कोई जरूरत नहीं है? ये तो संघवाद यानी फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है। देखिए, प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन राज्य के विचार को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। अच्छा, तो मतलब अंतिम शक्ति संसद के पास ही है? हाँ, इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। संघ नहीं टूट सकता, पर राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, किसी राज्य की सीमा बदलना या नया राज्य बनाना, ये तो देश के नक्शे को बदलने जैसा है। क्या ये अपने आप में एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? और यहीं पर कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ आता है, अनुच्छेद 4 में। अच्छा, 4 से आप याद रख सकते हैं, चेंज रजिस्टर्ड, लेकिन संशोधन नहीं। मतलब ये अनुच्छेद साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अरे वाह! इसे संसद साधारण बहुमत से ही कर सकती है। अनुच्छेद 368 वाली जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तो कहानी का पहला अध्याय पूरा हुआ। एकता से संघ बना, नए राज्यों के लिए दरवाजा खुला, मौजूदा राज्यों में टर्न लिया गया और ये सब बिना किसी बड़े संशोधन के हो गया। एकदम सही। तो अब तक की कहानी में हमारा देश बन चुका है, उसकी सीमाएं तय हो गई हैं, लेकिन एक देश सिर्फ जमीन से तो नहीं बनता, लोगों से बनता है। हाँ, तो अब सवाल उठता है कि इसमें रहने वाले नागरिक कौन होंगे? और यहीं से कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से याद रखें, पहला नागरिक। हाँ, मतलब ये अनुच्छेद बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भारत का नागरिक कौन था। अच्छा, इसके क्या आधार थे? इसके 3 आधार थे। या तो आपका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल हो, या आपका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। लेकिन 1950 का समय तो सामान्य नहीं था। देश का बंटवारा हो रहा था, लाखों लोग सरहद के आर पार जा रहे थे।
जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके बारे में क्या? उसके लिए है अनुच्छेद 6 से याद रखें, जो छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए। ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए था। अच्छा। इसमें 19 जुलाई 1948 की एक कट ऑफ तारीख रखी गई थी। ये तो हुई पाकिस्तान से आने वालों की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। जो लोग यहाँ से वहां गए उनका क्या? उनका साथ छूटा। यह है अनुच्छेद 7। 7 से 7 छूटा। हाँ, ये कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उन भारतीयों का क्या जो उस समय दूसरे देशों में रह रहे थे? उनके लिए है अनुच्छेद 8 से याद रखें, 8 दिशाओं में भारतीय। अच्छा। यह प्रावधान करता है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, वो वहां के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिकता ले सकते हैं। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या कोई व्यक्ति चालाकी करके भारत और किसी दूसरे देश दोनों की नागरिकता रख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब अनुच्छेद 9 एकदम साफ देता है। नो मतलब नहीं। हाँ, नो मतलब नहीं मिलेगी दोहरी नागरिकता। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार नागरिकता मिल गई तो क्या वो हमेशा के लिए पक्की है? अनुच्छेद 10 यही सुरक्षा देता है। 10 से याद रखें, दशकों तक नागरिकता। दशकों तक नागरिकता। यानी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कानून की प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती। और आखिर में, नागरिकता से जुड़े नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये शक्ति है अनुच्छेद 11 में। 11 से याद रखें, गवर्नमेंट की पावर, यानी संसद की शक्ति। हाँ, नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने, नागरिकता देने या खत्म करने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसी के तहत बनाया गया था। तो अब देश बन गया, नागरिक भी तय हो गए, लेकिन एक देश को महान बनाते हैं वो अधिकार जो वो अपने नागरिकों को देता है। तो अब कहानी का सबसे जरूरी अध्याय शुरू होता है, मौलिक अधिकार। से भारत सरकार की परिभाषा। बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद राज्य यानी स्टेट को परिभाषित करता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार हमें राज्य के खिलाफ ही तो मिलते हैं। तो राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हैं? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें केंद्र सरकार, संसद, सभी राज्य सरकारें, विधानमंडल, नगरपालिकाएं, अच्छा, और यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। ठीक है, तो हमें राज्य के खिलाफ अधिकार मिल गए। लेकिन अगर कल को राज्य ही कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को कम कर दे या छीन ले, तो उसके लिए है अनुच्छेद 13 से याद रखें, 13 अधिकार सुरक्षित। वाह, ये अनुच्छेद एक ढाल की तरह है। ये कहता है कि कोई भी कानून अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो उस हद तक शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। और यहीं से कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है ना? बिल्कुल, यहीं से मिलती है। तो चलिए पहले अधिकार से शुरू करते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से चौराहा, न्याय। हाँ, कह सकते हैं, यानी कानून के चौराहे पर सब बराबर हैं। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण, मतलब समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 एक सामान्य सिद्धांत देता है। क्या संविधान ये भी बताता है कि किस किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? हाँ, अनुच्छेद 15 इसी को और साफ करता है। 15 से पक्षपात नहीं, राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और सरकारी नौकरियों का क्या? उसके लिए है अनुच्छेद 16 से समान अवसर। ये सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता देता है। लेकिन सवाल आ रहा है, अगर अनुच्छेद 15 और 16 समानता की बात करते हैं तो फिर आरक्षण का प्रावधान इनके साथ कैसे फिट होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वाले ये समझते थे कि सदियों से जो सामाजिक असमानता थी उसे खत्म करने के लिए सिर्फ औपचारिक समानता काफी नहीं होगी। इसलिए अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है ताकि असली समानता आ सके। और समाज में फैली एक बहुत बड़ी बुराई, छुआछूत, उस पर अनुच्छेद 17 संविधान का ताला लगाता है। ये अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करता है
और इसका किसी भी रूप में अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। ये एक निरपेक्ष अधिकार है। बिल्कुल। और समानता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद है 18। 18 से अधिकार हटा। टाइटल का मतलब राजा महाराजा वाली उपाधियां खत्म। हाँ, सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी तरह की उपाधियां जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, इन सब का अंत कर दिया गया। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। 19 से उन्मुक्त, फ्रीडम, ये हमें 6 तरह की आजादी देता है। हाँ, बोलने की, शांति से सभा करने की, संघ बनाने की, भारत में कहीं भी घूमने की, कहीं बसने की और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये आजादी असीमित नहीं है। बिल्कुल, इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहीं पर मेरा सवाल है, आज की सोशल मीडिया के दौर में उचित प्रतिबंध का मतलब क्या है? ये सीमा तो बहुत धुंधली लगती है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। संविधान देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, इन आधारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। पर उचित क्या है, ये कौन तय करेगा? इसका अंतिम निर्णय न्यायपालिका करती है और समय के साथ इसकी व्याख्या भी बदलती रहती है। ठीक है, स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। यहीं से आता है अनुच्छेद 20। 20 से बंदी न हो बिना वजह, या कह सकते हैं दोष सिद्धि से बचाओ। इसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। एक, अपराध की एक ही सजा मिलेगी, जिस समय अपराध किया है उसी समय के कानून से सजा मिलेगी और किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अब वो अधिकार जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, अनुच्छेद 21। 21 से एक जीवन, ये सिर्फ एक लाइन का अनुच्छेद है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से इतने सारे अधिकार निकाले हैं, निजता से लेकर स्वच्छ पर्यावरण तक। ये कैसे हुआ? ये भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है। और उसी गरिमा में सारे अधिकार आ गए। हाँ, उसी गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या में समय समय पर नए अधिकार जुड़ते गए, जैसे शिक्षा का अधिकार और हाल ही में निजता का अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 22। 22 यानी बंदी नियंत्रण या बंदी बनाने से बचाव। हाँ, इसमें गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण की बात है। अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक शक्ति लगती है, किसी को अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। बिल्कुल, और ये संविधान में सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक है। ये राज्य को असाधारण शक्ति देता है। हालांकि संविधान ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी दिए हैं। ठीक है, अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23। 23 मतलब तेज श्रम नहीं। हाँ, यानी बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर पूरी तरह से रोक। और इसी से जुड़ा है बच्चों का अधिकार, अनुच्छेद 24। 24 से छोटे बच्चों का संरक्षण। हाँ, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 25। 25 से पूजा की स्वतंत्रता। ये हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की व्यक्तिगत आजादी है। इसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को प्रबंधन का अधिकार देता है। 27 धार्मिक प्रचार के लिए टैक्स पर रोक लगाता है और 28 सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या? उनके लिए है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 यानी उनकी संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। और अनुच्छेद 30 यानी 30 से टीचिंग का अधिकार, जो उन्हें अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन अधिकारों का हनन हो, कोई इन्हें ना माने, तो क्या करें? इन अधिकारों का कागज पर होना तो काफी नहीं है। यहीं पर संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 सामने आता है। 32 से मतलब बहुत बड़े कोर्ट का दरवाजा। बहुत बड़े कोर्ट का दरवाजा यानी सुप्रीम कोर्ट। जी। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है कि आप अपने बाकी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था,
क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार अर्थहीन है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को कैसे लागू करवाता है? रिट के जरिए। हाँ, रिट कोर्ट की शक्तिशाली आदेश होते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस, जिसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके कह सकता है, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ और बताओ कि उसे क्यों बंद किया है, और देती हैं। तो क्या ये मौलिक अधिकार हर किसी के लिए और हर परिस्थिति में एक जैसे लागू होते हैं, जैसे कि हमारी सेना के जवानों के लिए? नहीं, यहीं पर कहानी के अंत में कुछ महत्वपूर्ण अपवाद आते हैं। अनुच्छेद 33 से याद रखें, तीनों सेनाओं के लिए अपवाद। 33 से तीनों सेनाओं के अधिकार सीमित। यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि अनुशासन बना रहे। और अगर देश के किसी हिस्से में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लगा हो तो तब भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। यह है अनुच्छेद 34 से याद रखें, चौतरफा नियंत्रण। 34 से चौतरफा नियंत्रण। हाँ, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो तो संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। और आखिर में अनुच्छेद 35 से पार्लियामेंट को विशेष शक्ति। 35 से पार्लियामेंट को विशेष शक्ति ये कहता है कि कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होगी, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। क्यों? ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। तो ये थी अनुच्छेद 1 से 35 तक की कहानी। हमने एक देश की एकता से शुरुआत की, फिर उसमें रहने वाले नागरिकों को प्रारंभ से परिभाषित किया और अंत में उन नागरिकों को दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार और उनके बहुत बड़े उपचार के बारे में जाना। ये कहानी सिर्फ अनुच्छेदों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये भारत के एक विचार की कहानी है। एकता, नागरिकता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का विचार। हर कीवर्ड उस विचार के एक दरवाजे को खोलने की चाबी है। बिल्कुल, कहानी इतनी सहज थी कि पता ही नहीं चला कब हम 1 से 35 तक पहुंच गए। हमने अधिकारों की बहुत बात की, लेकिन अनुच्छेद 33, 34 और 35 हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कुछ सीमाएं और व्यवस्था की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, एक व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकार और पूरे समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के बीच का नाजुक संतुलन कैसे बनाया और बनाए रखा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लोकतंत्र हमेशा खुद से पूछता रहता है। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। नमस्कार, द रियल स्टडी में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या संविधान के अनुच्छेद आपको भी नंबरों के एक उलझे हुए जाल की तरह लगते हैं, खासकर आर्टिकल्स 36 से 51 तक? फिक्र मत कीजिए, आज हम इस जाल को सुलझाएंगे एक कहानी के जरिए। अगर आपको भी ये आर्टिकल्स याद करने में मुश्किल होती है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज हम रटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इन्हें जिएंगे एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो इन नंबरों को हमेशा के लिए आपके जहन में बसा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, हर कहानी का एक नायक होता है। हमारी कहानी का नायक है राज्य, द स्टेट। तो सबसे पहले हमें नायक को पहचानना होगा। यहीं से शुरू होता है अनुच्छेद 36, मतलब राज्य की परिभाषा। ये राज्य है कौन? ये सिर्फ दिल्ली में बैठी सरकार नहीं, बल्कि संसद से लेकर आपके गांव की पंचायत तक हर वो संस्था है जिसके पास शक्ति है। यही हमारा किरदार है, जिसके कर्तव्यों की कहानी हम सुनने वाले हैं। अब हमारे नायक के पास कुछ आदर्श होनी चाहिए, एक नैतिक दिशा। यहीं आता है अनुच्छेद 37, मतलब 7। ये वो सिद्धांत हैं जो कानून बनाते समय हमेशा राज्य के साथ चलेंगे। अब देखिए, आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, ये सिर्फ सलाह हैं। पर ये वो सलाह हैं जो देश की आत्मा है, शासन के लिए मौलिक हैं, एक नैतिक कंपास की तरह। तो राज्य के पास दिशा आ गई। अब उसका पहला लक्ष्य क्या है? एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई भी पीछे ना छूटे। यह है अनुच्छेद 38, मतलब आर्थिक न्याय। राज्य का कर्तव्य है कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।
असल में यही वो सिद्धांत है जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। न्याय सिर्फ बातों से तो आता नहीं, उसके लिए तरक्की चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है अनुच्छेद 39, मतलब उन्नति। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे सबकी उन्नति हो, जैसे स्त्री हो या पुरुष, काम बराबर तो दाम भी बराबर। देश के संसाधन किसी एक की तिजोरी में नहीं, सबका हक होना चाहिए। असल उन्नति तो यही है ना? लेकिन उन्नति की इस दौड़ में जो कमजोर हैं, उनका क्या? संविधान कहता है उन्हें हाथ पकड़कर आगे लाना होगा। इसीलिए बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 39 क, मतलब कमजोर का कानूनी अधिकार। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पैसे की कमी की वजह से किसी को इंसाफ मिलना बंद न हो। न्याय सबका हक है, अमीरी का सबूत नहीं। अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, शासन के स्तंभ बनाना। एक मजबूत देश की नींव उसके गांवों से शुरू होती है। गांधी जी का भी यही सपना था, और यहीं से आता है अनुच्छेद 40, मतलब चलाना। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें असली शक्ति देगा ताकि वो अपना शासन खुद चला सके। शक्ति ऊपर से नीचे तक पहुंचनी चाहिए। जब गांव अपनी सरकार चलाने लगे तो लोगों की जरूरतें पूरी करनी होंगी। अगला कदम है अनुच्छेद 41, मतलब इंतजाम। राज्य अपनी शक्ति और संसाधनों के हिसाब से लोगों के लिए काम का, शिक्षा का और मुश्किल वक्त में जैसे बेरोजगारी, बीमारी या बुढ़ापे में मदद का इंतजाम करेगा। किसी को बेसहारा नहीं छोड़ना है। सिर्फ काम देना काफी नहीं है, काम करने की जगह भी तो इंसानियत भरी होनी चाहिए। कहानी पहुंचती है अनुच्छेद 42, मतलब बचाना। राज्य ये देखेगा कि काम की जगह सुरक्षित और मानवीय हो, जानवरों की तरह काम ना कराया जाए, और खासकर गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता देकर मुश्किलों से बचाएगा। ये सम्मान का अधिकार है। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। जब काम की जगह सुरक्षित हो गई तो सबसे जरूरी सवाल क्या है? पगार। और यहाँ आता है एक यादगार मोड़, अनुच्छेद 43, मतलब तनख्वाह। राज्य ये कोशिश करेगा कि हर मजदूर को कम से कम इतनी तनख्वाह मिले कि वो और उसका परिवार सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जी सके। जरा सोचिए, जब मजदूर को अच्छी तनख्वाह और सम्मान मिलता है तो वो सिर्फ कर्मचारी नहीं रहता, वो कंपनी को अपना समझने लगता है और फैसलों में हिस्सा चाहता है। यहीं से जुड़ता है अनुच्छेद 43 क, मतलब कर्मचारी की भागीदारी। राज्य उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भागीदारी से एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है, अपना काम, अपना नियंत्रण। ये हमें ले जाता है अनुच्छेद 43 ख पर, मतलब खुद का नियंत्रण। राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, जहां लोग मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम खुद नियंत्रित करते हैं। सहकार से समृद्धि का आधार यही तो है। अब जब शासन और अर्थव्यवस्था के स्तंभ बन गए तो कहानी एक एकीकृत समाज की ओर बढ़ती है, और इसके लिए एक समान ढांचे की जरूरत है। ये है अनुच्छेद 44, मतलब चौखटा। राज्य कोशिश करेगा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों में एक जैसा कानूनी चौखटा हो, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। एक मजबूत समाज की नींव हमेशा उसके बच्चों से रखी जाती है, इसलिए अगला कदम है अनुच्छेद 45, मतलब पढ़ाई। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो 6 साल से कम उम्र के हर बच्चे की शुरुआती देखभाल और पढ़ाई का इंतजाम करे। आज की आंगनवाड़ी और प्री स्कूल इसी सोच का नतीजा है। एक न्यायपूर्ण समाज सिर्फ सबको बराबर नहीं देखता, बल्कि जो सदियों से पीछे रह गए हैं उन्हें विशेष सहारा देता है। यहीं आता है अनुच्छेद 46, मतलब छूट। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, खासकर SC/ST के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा और उन्हें हर तरह के शोषण से बचाएगा। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बाद एक राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत है उसके लोगों की सेहत। ये है अनुच्छेद 47, मतलब स्वास्थ्य सुधार। राज्य का ये परम कर्तव्य है कि वो लोगों का पोषण स्तर सुधारे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाए। एक स्वस्थ नागरिक ही तो एक स्वस्थ राष्ट्र बनाता है।
अच्छा स्वास्थ्य आता है अच्छे भोजन से और भोजन आता है खेतों से। ये हमें ले आता है अनुच्छेद 48 मतलब अन्न और पशु। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाएगा ताकि अन्न का उत्पादन बढ़े। साथ ही दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारेगा और उनकी रक्षा भी करेगा। जब हम अपने पशुओं की रक्षा की बात करते हैं तो कहानी का दायरा और बड़ा हो जाता है और हम पूरी प्रकृति को गले लगा लेते हैं। इसीलिए संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 48 क मतलब कुदरत। राज्य का कर्तव्य सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, उसे इस देश के पर्यावरण, जंगलों और वन्य जीवों यानी पूरी कुदरत की रक्षा करनी है। समाज और प्रकृति की देखभाल के बाद अब बारी है राष्ट्र की विरासत और पहचान को सहेजने की। कहानी के आखिरी अध्याय की शुरुआत होती है अनुच्छेद 49 मतलब उत्कृष्ट स्मारक। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे राष्ट्रीय महत्व के हर उत्कृष्ट स्मारक, हर किले, हर मंदिर, हर ऐतिहासिक जगह की सुरक्षा करे। ये हमारी पहचान है। एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है निष्पक्ष न्याय, और निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी है कि सरकार और अदालतें अलग अलग काम करें। यहीं आता है अनुच्छेद 50 मतलब पृथक्करण। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। शक्तियों का ये पृथक्करण ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। और अब हमारी कहानी अपने शिखर पर है। जब राज्य ने अपने घर को सुंदर और मजबूत बना लिया तो उसका आखिरी कर्तव्य है दुनिया में शांति का दूत बनना। और ये है अनुच्छेद 51 मतलब विश्व। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देगा। वसुधैव कुटुंबकम। तो ये थी एक कल्याणकारी राज्य के जन्म की कहानी। हमने 4 अध्यायों में देखा, पहले राज्य ने न्याय का वादा किया, फिर उसने शासन के स्तंभ बनाए, फिर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया और अंत में राष्ट्र, उसकी विरासत और विश्व शांति की बात की। हर अनुच्छेद एक धागे की तरह जुड़कर एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है। और इस पूरी कहानी का सार अनुच्छेद 37 की इस एक लाइन में छिपा है। ये सिद्धांत शासन के लिए मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं, ये हमारे देश की आत्मा के दिशा निर्देश हैं। तो असल बात यह है कि यह कहानी सिर्फ संविधान की किताब में नहीं है, ये हमारे आज के भारत की कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि 70 साल पहले लिखे गए ये महान सिद्धांत आज के आधुनिक भारत की नीतियों और कानूनों में कितने जिंदा हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। तो जब हम जानकारी को एक कहानी से, एक लय से जोड़ते हैं तो वो हमारी याददाश्त में कहीं ज्यादा गहराई तक बैठ जाती है। एक तरह से एक मानसिक हुक बन जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला किरदार है भारत के राष्ट्रपति। तो किसी भी देश की कहानी उसके सर्वोच्च पद से ही शुरू होती है। बिल्कुल, और संविधान भी कहानी ऐसे ही सुनाता है। सबसे पहले नींव रखी जाती है। अनुच्छेद 52 मतलब भव्य पद। अनुच्छेद 52 मतलब भव्य पद। ये लय तो अच्छी है। तो ये अनुच्छेद बस इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब बस इतना ही, लेकिन ये बस बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक व्यक्ति की नहीं, एक संस्था की स्थापना करता है, देश के सबसे भव्य सर्वोच्च संवैधानिक पद की। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो पद तो बन गया, लेकिन बिना शक्ति के पद कैसा, है ना? सही बात है। यहीं पर अगला अनुच्छेद आता होगा। एकदम। अनुच्छेद 53 मतलब ताकत। अनुच्छेद 53 मतलब ताकत। ये अनुच्छेद कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। कागज पर देखें तो ये एक असीमित ताकत लगती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, है ना? यहीं पर संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। बिल्कुल। अनुच्छेद 53 में ही यह साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस ताकत का इस्तेमाल संविधान के अनुसार करेंगे, जो असल में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। हाँ, इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति देश के मालिक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वो मैनेजर है जिसके पास घर चलाने की सारी चाबियां हैं।
सब कुछ मालिक के नाम पर होता है, पर फैसले मैनेजर लेता है। क्या बात है। तो एक भव्य पद 52 में बनाया और उसे 53 में ताकत दी। हाँ। अब सवाल यह है कि इस पद पर पहुंचेगा कैसे? लोकतंत्र में इसका एक ही रास्ता है, चुनाव। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। अनुच्छेद 54 मतलब चुनाव। अनुच्छेद 54 मतलब चुनाव। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था करता है। अच्छा। इसमें सीधे जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद? हाँ, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, ये सब मिलकर वोट करते हैं। ये तरीका थोड़ा जटिल लगता है। सीधे जनता से चुनाव क्यों नहीं करा लिया जाता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वालों ने इस पर बहुत सोचा था। अगर राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती तो वो भी प्रधानमंत्री की तरह ही लोकप्रिय और शक्तिशाली हो जाते। बिल्कुल, और इससे दो शक्ति केंद्र बन जाते और टकराव की स्थिति पैदा होती। ये व्यवस्था राष्ट्रपति को पूरे देश का प्रतिनिधि बनाती है, सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं। अच्छा, तो ये शक्ति संतुलन के लिए है और इस चुनाव की कोई खास प्रक्रिया भी होगी? हाँ, और वो हमें अगले अनुच्छेद में मिलती है। अनुच्छेद 55 मतलब प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 मतलब प्रक्रिया। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर वोट का वजन बराबर हो, चाहे वो सांसद का हो या विधायक का। इसमें एक जटिल फॉर्मूले से हर राज्य की आबादी और विधानसभा की सीटों के बीच संतुलन साधा जाता है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समानता बनी रहे। जी। तो कहानी अब तक क्या हुई? एक भव्य पद 52 में है, जिसके पास ताकत 53 में है, जिसका चुनाव 54 में एक खास प्रक्रिया 55 से होता है। ये तो पद की स्थापना और चुनाव की बात हुई। अब बात करते हैं पद की शर्तों और कार्यकाल की। बिल्कुल। अब कहानी के लॉजिस्टिक्स पर आते हैं। सबसे पहले कार्यकाल। अनुच्छेद 56 मतलब छोड़ना। अनुच्छेद 56 मतलब छोड़ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वो इस पद को इस्तीफा देकर छोड़ सकते हैं या फिर कार्यकाल पूरा होने पर। अच्छा, और एक और तरीका भी है जिससे पद छोड़ना पड़ सकता है। हाँ, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। और क्या कोई दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका में तो 2 बार की सीमा है। भारत में नहीं। अनुच्छेद 57 मतलब सीमा नहीं। अनुच्छेद 57 मतलब सीमा नहीं। यहाँ कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है। इसके बाद के 3 अनुच्छेद पद की बाकी जरूरी बातें बताते हैं, जैसे अनुच्छेद 58 मतलब अर्हता यानी योग्यता। हाँ, योग्यता। फिर अनुच्छेद 59 मतलब उपबंध यानी पद की शर्तें, और अनुच्छेद 60 मतलब शपथ। तो 58 में योग्यता, जैसे भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु। 59 में शर्तें, जैसे वो संसद सदस्य नहीं हो सकते, और 60 में शपथ, जो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। एकदम सही। ये तीनों अनुच्छेद मिलकर राष्ट्रपति पद की रूपरेखा पूरी करते हैं। लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ अब आता है। अच्छा? आपने पूछा था कि अगर राष्ट्रपति पद ना छोड़ें और संविधान का उल्लंघन करें तो क्या हमारे सिस्टम में कोई फायर अलार्म है? हाँ, बिल्कुल। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल है, और वो अलार्म बहुत जोर से बजता है। उसे कहते हैं महाभियोग, और ये हमें लाता है अनुच्छेद 61 पर, जिसका कीवर्ड है इल्जाम। अनुच्छेद 61 मतलब इल्जाम। अगर राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का इल्जाम लगता है तो संसद उन्हें हटा सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। आसान? ये जानबूझकर बहुत बहुत मुश्किल बनाई गई है। ये सिर्फ एक वोट नहीं है, बल्कि संसद के दोनों सदनों में एक तरह की अर्ध न्यायिक जांच है, जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? ताकि देश के सर्वोच्च पद को राजनीतिक कारणों से आसानी से अस्थिर न किया जा सके। यानी ये एक सेफ्टी वाल्व है जिसका इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है। और अगर इन सब कारणों से पद खाली हो जाए तो उसे जल्द से जल्द भरना होगा। यही कहता है अनुच्छेद 62 मतलब भरना। अनुच्छेद 62 मतलब भरना। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग से खाली हो जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है। और जब तक पद भरा नहीं जाता तब तक कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, कहानी का अगला अध्याय। अनुच्छेद 63 मतलब तुरंत उत्तराधिकारी। अनुच्छेद 63 मतलब तुरंत उत्तराधिकारी। ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वो राष्ट्रपति के बाद पहले उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनका सिर्फ यही एक काम नहीं है, उनकी एक बहुत ही खास और नियमित भूमिका भी है। आप राज्यसभा के सभापति होने की बात कर रही हैं? हाँ। अनुच्छेद 64 मतलब चेयरमैन। अनुच्छेद 64 मतलब
चेयरमैन। ये एक बहुत दिलचस्प प्रावधान है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। पदेन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। बिल्कुल, उस पद पर होने के कारण उन्हें इसके लिए अलग से नहीं चुना जाता। और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब वो उनकी भूमिका निभाते हैं। हाँ, तब वो अपना चेयरमैन का काम छोड़कर राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा करते हैं। ये है अनुच्छेद 65, मतलब पूरा करना। अनुच्छेद 65 मतलब पूरा करना। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव और कार्यकाल की कहानी भी राष्ट्रपति जैसी ही है। लगभग, पर एक बड़ा अंतर है। अनुच्छेद 66 मतलब छांटना। अनुच्छेद 66 मतलब छांटना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अच्छा, इसमें राज्यों के विधायक शामिल नहीं होते? नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका केंद्र में मतलब राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर होती है। समझ गई। इसके बाद के अनुच्छेद तो सीधे सीधे हैं। अनुच्छेद 67 मतलब समय, 5 साल का कार्यकाल। हाँ, और अनुच्छेद 68 मतलब अगला चुनाव, यानी पद खाली होने पर जल्दी चुनाव। और जाहिर है उन्हें भी शपथ लेनी होती होगी। जी, अनुच्छेद 69 मतलब उद्घोषणा, इसमें उनकी शपथ का जिक्र है। अनुच्छेद 69 मतलब उद्घोषणा। यहाँ तक तो कहानी सीधी है, लेकिन क्या संविधान बनाने वालों ने उन स्थितियों के बारे में भी सोचा जो अप्रत्याशित हों? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी कारण से उपलब्ध ना हो, तब क्या होगा? उन्होंने ये भी सोचा था और इसका रास्ता दिया अनुच्छेद 70 में, जिसका कीवर्ड है समाधान। अनुच्छेद 70 मतलब समाधान। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह ऐसी किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए कानून बनाकर समाधान निकाल सकती है जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा है। और क्या संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है? हाँ, बनाया है, जिसके तहत ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये तो अद्भुत दूरदर्शिता है। मुझे याद आया आपने राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 61 में इल्जाम कीवर्ड का इस्तेमाल किया था। चुनाव से जुड़ा भी तो कोई इल्जाम हो सकता है। बहुत बढ़िया कनेक्शन जोड़ा आपने, और बिल्कुल हो सकता है। उसका निपटारा भी तय है। अनुच्छेद 71 मतलब इल्जाम। अनुच्छेद 71 मतलब इल्जाम। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद या इल्जाम हो तो उसकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा और उसका फैसला अंतिम माना जाएगा। किसी और अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कहानी पूरी हुई। अब कहानी के तीसरे और अंतिम हिस्से में आते हैं, जहां हम कार्यपालिका की शक्तियों के वास्तविक वूंट को समझेंगे। राम, और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति की एक बहुत ही अनूठी शक्ति से होती है जो न्यायपालिका के क्षेत्र में भी दखल देती है। अनुच्छेद 72 मतलब बख्शीश। अनुच्छेद 72 मतलब बख्शीश, क्षमादान की शक्ति। बिल्कुल, राष्ट्रपति किसी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी। यह सिर्फ एक बख्शीश या दया नहीं है, यह न्याय व्यवस्था में एक मानवीय पहलू और एक सुरक्षा वाल्व है, ताकि अगर न्याय प्रक्रिया में कोई भूल हुई हो तो उसे सुधारा जा सके। ये कार्यपालिका का न्यायपालिका पर एक महत्वपूर्ण चेक है। सही कहा। और संघ की कार्यकारी शक्ति का दायरा कहाँ तक है? इसका जवाब है अनुच्छेद 73 मतलब ताकत का विस्तार। अनुच्छेद 73 मतलब ताकत का विस्तार। ये कहता है कि केंद्र सरकार की कार्यकारी ताकत उन सभी विषयों तक फैली हुई है जिन पर हमारी संसद कानून बना सकती है। लेकिन अब कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। अच्छा, हमने शुरू में कहा था कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं और असल शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। हाँ, और अब वो अनुच्छेद आ रहे हैं जो इस रिश्ते को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल, और इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है अनुच्छेद 74, जिसका कीवर्ड है चौतरफा सहायता और सलाह। अनुच्छेद 74 मतलब चौतरफा सहायता और सलाह। कागज पर यह अनुच्छेद बहुत सीधा लगता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन असल में यही वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 53 वाली सारी ताकत पर एक लगाम लगाता है। एकदम सही, यही अनुच्छेद भारत को एक संसदीय लोकतंत्र बनाता है। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। सारी कार्यकारी ताकत असल में इसी सलाह के धागे से बंधी है। तो ये अनुच्छेद ही पूरी शासन व्यवस्था की धुरी है और इसी से जुड़ा है अगला अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद 75 मतलब प्रधान बनाना। अनुच्छेद 75 मतलब प्रधान बनाना।
ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, लेकिन ये उनकी मनमर्जी नहीं है। उन्हें उसी व्यक्ति को प्रधान बनाना होता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बिल्कुल। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसी अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और इस टीम को कानूनी सलाह कौन देता है? उसके लिए एक खास पद है, अनुच्छेद 76 मतलब चीफ। अनुच्छेद 76 मतलब चीफ। ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात करता है। वो सरकार के चीफ कानूनी सलाहकार होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो सरकार के साथ ही आते और जाते हैं। बहुत खूब आते हैं। सरकार के सारे काम होते कैसे हैं? इसके लिए हैं आखिरी 2 अनुच्छेद। अनुच्छेद 77 मतलब संचालन। अनुच्छेद 77 मतलब संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। आप जो भी सरकारी अधिसूचना या आदेश देखते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर जारी होते हैं, भले ही फैसला मंत्रिमंडल का हो। हाँ, ये वही मालिक और मैनेजर वाली बात हो गई। काम मैनेजर कर रहा है लेकिन नाम मालिक का चल रहा है, और मालिक तक जानकारी कैसे पहुंचती है? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और हमारी कहानी का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 78 मतलब अवगत कराना। अनुच्छेद 78 मतलब अवगत कराना। ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो देश के प्रशासन और कानूनों से जुड़े मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देते रहें। यानी उन्हें समय समय पर अवगत कराते रहें। जी, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक संवाद का पुल है। तो ये थी अनुच्छेद 52 से 78 तक की कहानी। हमने देखा कि कैसे एक भव्य पद से शुरू होकर कहानी ताकत, चुनाव और शपथ से गुजरती हुई उपराष्ट्रपति तक पहुंची, और फिर सरकार के असली संचालन और प्रधानमंत्री के अवगत कराने के कर्तव्य पर समाप्त हुई। हर अनुच्छेद एक दूसरे से तार्किक रूप से जुड़ा है। बस वो लय और कीवर्ड याद रखें। 52 भव्य पद, 53 ताकत, 54 चुनाव, और पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये समझना है कि हमारा शासन कैसे काम करता है। रुको 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 मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम भारतीय संसद की नींव रखेंगे, एक एक अनुच्छेद को कहानी की तरह जोड़ते हुए। बिल्कुल, हम अनुच्छेद 79 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे संविधान संसद के पूरे ढांचे और उसके अधिकारियों को परिभाषित करता है। और हर अनुच्छेद के साथ एक शब्द होगा जो उसे हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगा। तो संसद की ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है भारत के सबसे बड़े विधायी निकाय की परिभाषा से। एक लय में, अनुच्छेद 79 मतलब उच्चतम। बिल्कुल, अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी और इसमें सिर्फ 2 सदन नहीं बल्कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर बनेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा है? हाँ, और यही इसे देश का उच्चतम विधायी निकाय बनाता है। तो एग्जाम के लिए याद रखें, 79 मतलब उच्चतम। ठीक है, तो संसद के 2 सदन हो गए। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। जरूर। लय में, अनुच्छेद 80 मतलब अपेक्षित संख्या। एकदम सही। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या मतलब अपेक्षित संख्या 250 हो सकती है। और ये 250 सदस्य कहाँ से आते हैं? इसमें से 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से होते हैं, और बाकी 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, तो 80 मतलब 80 यानी राज्यसभा की अपेक्षित संख्या। अब लोकसभा पर आते हैं। हाँ, समझो। अनुच्छेद 81 मतलब इकाइयों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना तय करता है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। और ये सदस्य ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग इकाइयों मतलब निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं। इसीलिए 81 यानी इकाई। अच्छा, तो सदस्य संख्या तो तय हो गई, पर क्या ये हमेशा के लिए फिक्स रहती है? भारत की जनसंख्या तो बदलती रहती है। नहीं, ये फिक्स नहीं है। और यहीं पर अगला अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 82 मतलब बदलाव किया जाएगा।
अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण मतलब मतलब जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का बदलाव किया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी होगा। तो 82 यानी बदलाव। ठीक है। अब इन सदनों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, दोनों का कार्यकाल बहुत अलग है। अनुच्छेद 83 मतलब तिथि बढ़ाना। हाँ, ये अनुच्छेद सदनों की अवधि बताता है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। अच्छा, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 साल होता है। हालांकि आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए 83 यानी तिथि। और इन सदनों का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई योग्यता? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 84 इसी के बारे में है। अनुच्छेद 84 मतलब चिन्ह योग्यता के। सही। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने की योग्यताएं बताता है। ये एक तरह से योग्यता के चिन्ह है। जैसे कि जैसे भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र हो। ठीक है, 84 यानी चिन्ह योग्यता। अब सदस्य चुन लिए गए तो उन्हें काम के लिए बुलाएगा कौन? ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 मतलब पुकार। बिल्कुल। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो समय समय पर सदनों को सत्र के लिए पुकारें, मतलब बुलाएं। वो सत्रावसान भी कर सकते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो 85 यानी सत्र बुलाने की पुकार। क्या राष्ट्रपति सिर्फ बुलाते हैं या कुछ कहते भी हैं? कहते भी हैं। अनुच्छेद 86 उन्हें ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 86 मतलब संदेश की छींटे। हाँ, एक तरह से। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं या वहां अभिभाषण दे सकते हैं। और क्या कोई खास मौका भी होता है जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं? हाँ, होता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुच्छेद 87 मतलब सरकारी नीति। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से जुड़ा है। हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों पर भाषण देते हैं। तो 87 यानी सरकारी नीति पर अभिभाषण। अब एक सवाल, क्या सदस्यों के अलावा कोई और भी संसद में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है, और ये एक बहुत ही अनोखा प्रावधान है। अनुच्छेद 88 मतलब अधिकार। एकदम। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को ये विशेष अधिकार देता है। कैसा अधिकार? वो किसी भी सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते अगर वे उस सदन के सदस्य नहीं हैं। तो 88 यानी मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। दिलचस्प है। तो अब जब संसद बन गई तो उसे चलाएगा कौन? यहाँ से अधिकारियों की कहानी शुरू होती है ना? जी बिल्कुल। अब हम संसद के पीठासीन अधिकारियों की बात करेंगे। अनुच्छेद 89 मतलब नायक का चुनाव। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की बात करता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, मतलब सदन के नायक। और सदन अपने में से ही एक उपसभापति का चुनाव करेगा। तो 89 यानी नायक का चुनाव। ठीक है। अगर उपसभापति का पद खाली हो जाए तब क्या होगा? उसके लिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 90 मतलब नया। हाँ, अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद खाली होने, उनके इस्तीफा देने या हटाए जाने की प्रक्रिया बताता है। पद खाली होने पर नया उपसभापति चुना जाएगा। तो 90 यानी नया उपसभापति। ठीक है। और अगर सभापति मतलब उपराष्ट्रपति मौजूद न हो तो क्या काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, काम नहीं रुकेगा। अनुच्छेद 91 मतलब इंतजार नहीं। बिल्कुल। अनुच्छेद 91 कहता है कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनके काम करेंगे, और अगर दोनों ही नहीं है तो सदन द्वारा तय कोई और सदस्य ये काम करेगा। इंतजार नहीं किया जाएगा। समझ गया। अब लोकसभा की बात करते हैं। वहां कार्यवाही कौन चलाता है? वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 93 मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दरअसल अनुच्छेद 92 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान करता है और 93 उनके पद त्याग से जुड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो फिर से करते हैं। अनुच्छेद 92 मतलब बैठक। हाँ, ये बेहतर है। अनुच्छेद 92 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही उन्हें चुनती है, जो सदन की बैठक का संचालन करते हैं। ठीक है। तो 92 यानी बैठक का संचालन। और क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। अनुच्छेद
93 मतलब त्याग। सही। अनुच्छेद 93 उनके पद त्याग या पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बताता है। वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं या लोकसभा बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा सकती है। 93 यानी त्याग पत्र। और अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष काम संभालेंगे। अनुच्छेद 94 मतलब चलाना। वे यानी कार्यवाही चलाना। अब कार्रवाई चलाना। इन सब अधिकारियों के पद और काम तो समझ लिए, पर एक जरूरी सवाल, पैसा? तो आता है अनुच्छेद 95। 95 मतलब पैसा। हाँ बिल्कुल। ये इन सभी अधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में है। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ये बहुत जरूरी है। ये वेतन भारत की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। ये उनकी स्वतंत्रता को पक्का करता है। अच्छा। हाँ, तो एग्जाम लॉक 95 मतलब पैसा। अब इन अधिकारियों की मदद के लिए एक टीम भी तो चाहिए होगी। बिल्कुल, एक पूरी मशीनरी चाहिए। यहीं आता है अनुच्छेद 96। 96 मतलब छत्र। छत्र, ये अच्छा है। संसद के हर सदन का अपना एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। ये सचिवालय एक छत्र की तरह सदन के काम में मदद करता है। और ये सचिवालय सदन की स्वतंत्रता और कार्यकुशलता के लिए बेहद जरूरी है। एग्जाम लॉक 96 मतलब छत्र यानी सचिवालय। अब वापस पैसे की बात पर आते हैं। अनुच्छेद 97। 97 मतलब सीमा। सीमा, अच्छा। ये अनुच्छेद साफ करता है कि इन अधिकारियों के वेतन और भत्तों की सीमा संसद कानून बनाकर तय करेगी। हाँ, ये अनुच्छेद 95 को और स्पष्ट करता है। देखिए, पैसा मिलेगा लेकिन उसकी सीमा संसद तय करेगी। तो एग्जाम लॉक 97 मतलब वेतन की सीमा। और वो जो सचिवालय था, छत्र, वो किसके अंडर काम करता है? अच्छा सवाल है। तो अनुच्छेद 98। 98 मतलब अधीन। अधीन। सचिवालय सदन के प्रति जवाबदेह होता है और उसी के अधीन काम करता है। इससे सचिवालय की जवाबदेही तय होती है। वो सदन के अधीन है, सरकार के या किसी एक व्यक्ति के नहीं। एग्जाम लॉक 98 मतलब सदन के अधीन। तो हमने अधिकारियों और उनकी टीम को समझ लिया। अब देखते हैं कि सदन का काम असल में चलता कैसे है। अब कहानी सदस्यों पर आती है ना? बिल्कुल। अब हम ढांचे से निकलकर प्रक्रिया पर मतलब प्रोसेस पर ध्यान देंगे। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। तो चलिए भारतीय संविधान की इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, यानी भारत की संसद। बिल्कुल, भारत की संसद। पर हम सिर्फ एक कह सकते हैं टूर नहीं करने वाले। हम इसके इंजन रूम में उतरकर समझेंगे कि ये विशाल मशीनरी आखिर चलती कैसे है। सही बात है। और हम अनुच्छेद 99 से 122 को एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। अच्छा। बल्कि एक कहानी की तरह। एक सांसद के पहले दिन से लेकर एक कानून कैसे बनता है और देश का खजाना वो कैसे संभाला जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। वाह, तो ये नियम ही है जो एक तरह से लोकतंत्र की धुन तय करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक सांसद के सफर से। मतलब चुनाव जीतने के बाद जब कोई सदस्य पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़ता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? देखिए, सबसे पहला काम होता है एक वचन, एक शपथ। शपथ। अनुच्छेद 99 यानी निष्ठा। 99 निष्ठा। हाँ, निष्ठा। हर सदस्य को अपना काम शुरू करने से पहले संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक ऐलान है कि उनकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी भारत के संविधान के प्रति है, किसी पार्टी या किसी नेता के प्रति नहीं। ठीक है, तो निष्ठा की शपथ ले ली, इसके बाद फैसले कैसे होते हैं? मतलब सदन में तो सैकड़ों लोग होते हैं ना? हाँ, और फैसले होते हैं सहमति से। अनुच्छेद 100 यानी सहमति। बिल्कुल। अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद में हर सवाल का फैसला बहुमत से होगा, यानी वोटिंग से। अच्छा। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं, हाँ, वो सामान्य तौर पर वोट नहीं देते, ताकि वो निष्पक्ष रहे। एकदम सही। लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत देते हैं। इसे ही कास्टिंग वोट कहते हैं ना? हाँ, यही है कास्टिंग वोट। ये अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता
को बनाए रखता है। ठीक है, तो सहमति से फैसले लिए जाते हैं, पर कभी-कभी सदस्यता चली भी तो जाती है। हाँ बिल्कुल, और उसके लिए भी साफ नियम है। अनुच्छेद 101 यानी एक सीट। एक सीट मतलब एक व्यक्ति एक सीट। ये अनुच्छेद बताता है कि एक सांसद की सीट कई कारणों से खाली हो सकती है। जैसे कोई दोहरी सदस्यता ले ले, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य बन जाए। या फिर इस्तीफा दे दे। और एक वो भी तो नियम है कि अगर कोई बहुत दिनों तक आई नहीं। हाँ, वो भी है। अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक 60 डेज तक बिना बताए सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली मान ली जाती है। 60 दिन? अच्छा, और सीट खाली होने का एक और बड़ा कारण है दोष। अनुच्छेद 102 यानी दोष। हाँ, यह अनुच्छेद उन अयोग्यताओं या दोषों के बारे में बताता है जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सांसद बन ही नहीं सकता। जैसे अगर कोई लाभ का पद धारण करता हो। बिल्कुल, या दिवालिया हो, या फिर किसी अदालत ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया हो, ये सब दोष माने जाते हैं। लेकिन ये तय कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी सदस्य पर ऐसा कोई आरोप लगता है तो फैसला कौन लेगा? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब अगले अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 103 यानी तय करना। हाँ, तय करना। अगर किसी सदस्य की अयोग्यता पर सवाल उठता है तो इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति? हाँ, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से नहीं, वो चुनाव आयोग की सलाह पर यह फैसला करते हैं। इससे प्रक्रिया में एक निष्पक्षता बनी रहती है। अच्छा। और सोचिए, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति जानबूझकर सदन में बैठ जाए या वोट दे दे तो संविधान ऐसी चूक को भी नजरअंदाज नहीं करता। अनुच्छेद 104 यानी चूक। बिल्कुल, चूक। ऐसी चूक करने पर उस व्यक्ति पर हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लगता है। हर दिन का? हर दिन का। ये रकम आज शायद छोटी लगे, पर इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा है। ये सदन की गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका है। सही बात है। इन सब नियमों के साथ साथ सांसदों को कुछ खास ताकतें भी तो मिलती हैं, विशेषाधिकार। हाँ, और वो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। अनुच्छेद 105 यानी प्रभाव। उनका प्रभाव, ये संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की बात करता है। सबसे जरूरी है भाषण की स्वतंत्रता। मतलब सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए उन पर कोई कोर्ट कचहरी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये उन्हें बिना डरे अपनी बात रखने की आजादी देता है। तो अब जब सदस्य अपना काम कर रहे हैं तो उनके वेतन भत्ते का क्या? उसका भी प्रावधान है। अनुच्छेद 106 यानी छमाही। हाँ, कह सकते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि सांसदों के वेतन और भत्ते संसद खुद कानून बनाकर तय करेगी। अच्छा, संसद खुद तय करती है? जी। वेतन के बाद अब आते हैं संसद के सबसे मुख्य काम पर, कानून बनाना। ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है एक प्रस्ताव से, जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। अनुच्छेद 107 यानी संचालन। बिल्कुल, ये बताता है कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। और कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, और अंत में राष्ट्रपति की सहमति भी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर दोनों सदनों के बीच संचालन में कोई गतिरोध पैदा हो जाए, मतलब एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा ना करे? ऐसी ही स्थिति के लिए संविधान ने एक खास व्यवस्था दी है। अनुच्छेद 108 यानी आम सहमति। हाँ, आम सहमति बनाने की कोशिश। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक, एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तो जाहिर है फैसला उसी के पक्ष में होता होगा ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये एक असाधारण व्यवस्था है जो हर बिल के लिए इस्तेमाल नहीं होती। पर कुछ विधेयक तो बहुत खास होते हैं, खासकर पैसे से जुड़े हुए। हाँ, मनी बिल्स। हाँ। उनके लिए प्रक्रिया पूरी तरह अलग है। अनुच्छेद 109 यानी नकदी। बिल्कुल, ये धन विधेयकों यानी मनी बिल्स के लिए एक विशेष प्रक्रिया बताता है। क्या है वो प्रक्रिया? रही बात, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है या अपने सुझाव दे सकती है। और अगर लोकसभा उन सुझावों को ना माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर है। 14 दिन बाद बिल को राज्यसभा से अपने आप पास मान लिया जाता है। ऐसा क्यों? ये तो राज्यसभा की शक्तियों को बहुत कम कर देता है। इसके पीछे एक गहरा लोकतांत्रिक तर्क है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए जनता के पैसे से जुड़े मामलों पर अंतिम अधिकार उसी का होना चाहिए। इसे पावर ऑफ द पर्स का सिद्धांत कहते हैं।
लेकिन हम ये कैसे मान लें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस पर भी तो विवाद हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसीलिए संविधान ने इसकी परिभाषा भी दी है। अनुच्छेद 110 यानी परिभाषा। बिल्कुल, ये अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, जैसे कोई टैक्स लगाना या हटाना या भारत की संचित निधि से पैसा निकालना। और इस पर अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। उनका फैसला अंतिम होता है और उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो कहानी के अंत में क्या होता है? आखिरी मंजूरी। अनुच्छेद 111 यानी ग्रहण। हाँ, ग्रहण। विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसे ग्रहण कर सकते हैं, मतलब मंजूरी दे सकते हैं, या अपनी मंजूरी रोक सकते हैं, या फिर वापस भी भेज सकते हैं। हाँ, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को नहीं। अच्छा, धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते। नहीं। तो ये तो हुई कानून बनाने की प्रक्रिया, पर देश चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा, और उसका सालाना हिसाब किताब, वो है बजट। अनुच्छेद 112 यानी बजट। बिल्कुल। राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संसद के सामने सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्यौरा रखवाते हैं, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। अच्छा, इसका आधिकारिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बजट में जो खर्च दिखाए जाते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं शायद। हाँ, अनुच्छेद 113 यानी 3। इसे 3 नहीं बल्कि 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, 2 हिस्से। एक वो खर्च जो भारत की संचित निधि पर भारित है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, इन पर बहस हो सकती है पर वोटिंग नहीं होती। और दूसरा वो है जिस पर लोकसभा में मतदान होता है, मंत्रालयों का खर्च, योजनाओं का पैसा, सब कुछ। जब खर्चों पर मतदान हो जाता है तो सरकार को पैसा मिलता कैसे है? उसके लिए एक और विधेयक लाना पड़ता है ताकि देश का काम चालू रहे। अनुच्छेद 114 यानी चालू रखना। एकदम सही। सरकार विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल के जरिए संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति लेती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि बजट एक योजना है और विनियोग विधेयक उस योजना को पूरा करने के लिए बैंक से पैसा निकालने वाला चेक है। इसके बिना सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। और अगर साल के बीच में पैसा कम पड़ जाए तो? उसके लिए भी व्यवस्था है। अनुच्छेद 115 यानी पूरक। बिल्कुल। तब सरकार पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग कर सकती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। और कभी-कभी तो पूरे बजट पर चर्चा से पहले ही एडवांस पैसे की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, उसके लिए लेखानुदान है। अनुच्छेद 116 यानी स्वीकृति। हाँ, अग्रिम स्वीकृति। इसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ये सरकार को जरूरी खर्चों के लिए एडवांस में पैसा निकालने की इजाजत देता है। इस पूरे वित्तीय खेल की भी कोई बड़ी शर्त है? एक बहुत बड़ी शर्त है। अनुच्छेद 117 यानी शर्त यह है कि कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेक एंड बैलेंस है। तो अब आखिर में संसद के अंदर के कुछ सामान्य मगर जरूरी नियम। हाँ, जो संसद के आचरण को तय करते हैं। अनुच्छेद 118 यानी आचरण। बिल्कुल। संसद का हर सदन अपने कामकाज के नियम और आचरण खुद तय कर सकता है। और वित्तीय कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए भी नियम है। हाँ, वो अनुच्छेद 119 में है, वो भी नियंत्रण से जुड़ा है। अनुच्छेद 119 यानी नियंत्रण। जी। संसद में भाषा को लेकर क्या नियम है? ये भारत की विविधता का सम्मान करता है। अनुच्छेद 120 यानी भाषा। हाँ, भाषा। संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होता है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। बोलने की आजादी है, पर एक सीमा भी तो होगी। हाँ, एक बहुत जरूरी सीमा है। अनुच्छेद 121 यानी इज्जत। हाँ, जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन ना हो। ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जैसे संसद न्यायपालिका का सम्मान करती है, वैसे ही न्यायपालिका भी संसद के काम में दखल नहीं देती होगी। एकदम, यही तो संतुलन है। अनुच्छेद 122 यानी बाधा। कोई बाधा नहीं। किसी भी अदालत में संसद की कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सदन को बाहरी बाधा से बचाता है। तो ये था संसद के इंजन रूम का सफर। एक सदस्य की निष्ठा की शपथ से शुरू होकर
सदन की कार्यवाही को बाहरी बाधा से बचाने तक। हमने देखा कि कैसे नियमों का एक मजबूत ढांचा इस पूरी लोकतांत्रिक मशीनरी को चलाता है। ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये वो अदृश्य धागे हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि बहस हो, असहमति हो, लेकिन अंत में देश के लिए फैसले लिए जाएं। सही बात है। और हमने ये भी देखा कि संसद अपनी कार्यवाही के नियम खुद बनाती है और अदालतें उसमें दखल नहीं दे सकती। जी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस शक्ति और स्वायत्तता का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है ताकि ये जो विशेषाधिकार है वो हमेशा जनता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल हो। रुको 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 मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त। नमस्कार, द रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने संसद की शक्तियों को समझा था, लेकिन क्या हो जब संसद का सत्र ही न चल रहा हो और कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाए? यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे ले आता है एक बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद पर। कौन सा? अनुच्छेद 123। इसे याद रखने का एक तरीका है 1, 2, 3 एक्शन। एक्शन मतलब तेजी से। जी। तो अनुच्छेद 123 मतलब तीव्र कार्रवाई। हाँ, ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अच्छा। जब संसद सत्र में ना हो लेकिन तत्काल कार्रवाई जरूरी है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश वो बिल्कुल एक कानून की तरह ही काम करता है। पर इसकी कोई शर्त भी तो होगी? हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है। जैसे ही संसद दोबारा बैठती है उसके 6 हफ्तों के अंदर इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिली तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। मतलब ये एक अस्थायी शक्ति है। बिल्कुल, ये एक सुरक्षा वाल्व की तरह है, कोई समानांतर कानून बनाने की व्यवस्था नहीं। वैसे इस पर डीसी वाधवा केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि अध्यादेशों को बार बार जारी करना संविधान के साथ धोखा है। अच्छा, तो इस पर भी एक चेक है। जी, शक्ति तीव्र है पर असीमित नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, कानून बन गया, पर अब न्याय कौन करेगा? अब बात करते हैं न्याय के सबसे ऊंचे शिखर की, सर्वोच्च न्यायालय। जी। और न्याय के इस शिखर की नींव रखी है अनुच्छेद 124 ने। अनुच्छेद 124 मतलब न्याय की चोटी। हाँ, न्याय की चोटी। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहीं पर कोलेजिया सिस्टम आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ही नामों की सिफारिश करते हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। बिल्कुल। और इसी स्वतंत्रता को और मजबूत करता है अगला अनुच्छेद। जो चोटी पर बैठे हैं उनके वेतन और भत्ते। सही। अनुच्छेद 125 मतलब पारिश्रमिक। ये न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें तय करता है। और एक बहुत जरूरी बात, क्या? उनके कार्यकाल के दौरान इसमें कोई अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता। अच्छा। ताकि कोई वित्तीय दबाव न बना सके। एकदम सही। और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो भी काम नहीं रुकता। अनुच्छेद 126 मतलब उनकी छाया। हाँ, मतलब उनकी अनुपस्थिति में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उनकी छाया के रूप में काम करते हैं ताकि निरंतरता बनी रहे। जी। लेकिन कभी-कभी काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है, तब अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, और उसके लिए भी प्रावधान है। अनुच्छेद 127 मतलब सहायता। इसके तहत तदर्थ यानी एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। मतलब अस्थायी जज। जी, किसी हाई कोर्ट के जज को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है ताकि लंबित मामलों को निपटाने में सहायता मिले। और अनुभव का भी तो मोल होता है, जो जज रिटायर हो चुके हैं उनका भी। अनुच्छेद 128 मतलब आमंत्रण। इसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी न्यायालय की बैठक में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी। अब आते हैं न्यायालय के सम्मान पर, उसके अधिकार पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 मतलब उल्लंघन को रोकता है। सही। ये सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके 2 मतलब हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो एक नजीर का काम करते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई न्यायालय की अवमानना करे तो उसे दंड देने की शक्ति भी इसी से मिलती है। मतलब न्यायालय का सम्मान सबसे ऊपर है। बिल्कुल।
तो ये न्यायालय बैठता कहाँ है, इसका ठिकाना कहाँ है? अनुच्छेद 130 बताता है ठिकाना। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में है। दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं मूल अधिकारिता। और ये है अनुच्छेद 131 मतलब इकरार। इकरार। ये न्यायालय की मूल अधिकारिता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। अच्छा, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होंगे। जी। और अपीलों का क्या? अपीलों के लिए कई अनुच्छेद हैं। पहले है अनुच्छेद 132 मतलब बड़े वैधानिक मामले। बड़े वैधानिक मामले? हाँ, अगर किसी केस में संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा सवाल हो तो उसकी अपील यहाँ सुनी जा सकती है। और दीवानी मामलों के लिए? उसके लिए है अनुच्छेद 133 मतलब तगड़े दीवानी मामले। हाँ, तगड़े। जी, अगर किसी दीवानी मामले में कोई तगड़ा कानूनी सवाल उठता है तो उसकी अपील भी यहाँ हो सकती है। और फौजदारी मामले जैसे 134 मतलब चोरी डकैती जैसे फौजदारी मामले। चोरी डकैती। हाँ, ये फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार देता है, खासकर जहां मृत्यु दंड दिया गया हो। और इन अपीलों के लिए एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है ना? जी, और वो प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा ये बताता है अनुच्छेद 134 का। अच्छा। फिर एक छोटा सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 135 मतलब पुरानी शक्तियां। पुरानी शक्तियां? ये बस इतना कहता है कि जो अधिकारिता 1935 के अधिनियम के तहत पुराने संघीय न्यायालय को मिली थी वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, लेकिन एक शक्ति है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं। हाँ, SLP। हाँ, अब आते हैं ब्रह्मास्त्र पर। हाँ। अनुच्छेद 136 हाँ। मतलब विशेष छूट, स्पेशल लीव पिटिशन। जी। ये न्यायालय को एक असाधारण शक्ति देता है कि वो किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। किसी भी? एक मिनट, क्या न्यायालय अपने ही फैसले को सुधार सकता है? बिल्कुल, और यही तो न्याय की खूबसूरती है। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 137 मतलब सुधार। जी, ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा यानी रिव्यू करने की शक्ति देता है। वाह। अब कुछ अनुच्छेद संसद की शक्तियों से जुड़े हैं। जैसे? अनुच्छेद 138 मतलब अधिकारिता का विस्तार। मतलब संसद कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बढ़ा सकती है। हाँ, और अनुच्छेद 139 रिट जारी करने की अतिरिक्त शक्तियां देता है। और 140? अनुच्छेद 140 मतलब चमत्कारिक शक्तियां। चमत्कारिक शक्तियां मतलब संसद न्यायालय को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अतिरिक्त या सहायक शक्तियां दे सकती है। अच्छा, और अगर एक ही मुद्दे पर अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हो तब तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तो उस कलह को दूर करने के लिए है अनुच्छेद 139 का। कलह दूर करना। जी, सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को एक जगह स्थानांतरित कर सकता है ताकि कोई कलह या अव्यवस्था न हो। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जो पूरे देश की न्याय व्यवस्था को एक साथ बांधता है। अनुच्छेद 141 मतलब इकट्ठा। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश के सभी न्यायालयों को इकट्ठा होकर मानना होगा। यही कानून का शासन है। बिल्कुल। और अब वो अनुच्छेद जो शायद सबसे शक्तिशाली है, अनुच्छेद 142 मतलब बेजोड़ शक्ति। हाँ, बेजोड़ शक्ति। ये न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की अनोखी शक्ति देता है। पूर्ण न्याय। जब कभी लगे कि कानून के हिसाब से तो सब ठीक है पर न्याय अधूरा है, तब कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। भोपाल गैस त्रासदी का मामला याद है? हाँ। पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल हुआ था। ये न्याय की आत्मा है। अब कुछ आखिरी अनुच्छेद जो इस व्यवस्था को पूरा करते हैं। बताइए। अनुच्छेद 143 मतलब तात्पर्य पूछना। हाँ, इसके तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या तात्पर्य मांग सकते हैं। और क्या ये सलाह माननी जरूरी है? नहीं, ये सलाह बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 144 मतलब सभी अधिकारियों को चौकन्ना रहना होगा। चौकन्ना मतलब चौकन्ना रहकर न्यायालय के आदेशों के पालन में सहायता करनी होगी। ओके। अनुच्छेद 145 न्यायालय को अपनी प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति देता है। और 146? अनुच्छेद 146 मतलब छत्रछाया। न्यायालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मुख्य न्यायाधीश की छत्र छाया में काम करते हैं। और आखिरी और अंत में अनुच्छेद 147 मतलब समझ। ये संविधान की व्याख्या शब्द की समझ को स्पष्ट करता है। तो ये थी हमारी न्यायपालिका। कानून बनाने की आपातकालीन शक्ति हो गई, कानून की रक्षा करने वाली संस्था हो गई, पर सरकार जो पैसा खर्च करती है उस पे नजर कौन रखेगा? बिल्कुल सही सवाल। और यहाँ एंट्री होती है देश के खजाने के प्रहरी की। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
यानी सीएजी। जी। और सीएजी की कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 148 से। अनुच्छेद 148 मतलब अड़चन। अड़चन। हाँ, सीएजी का काम सरकारी खर्च में वित्तीय अड़चनों को पकड़ना है। यह अनुच्छेद सीएजी की नियुक्ति और स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। इनकी स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि वो बिना किसी डर के सरकार के खातों की जांच कर सकें। उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को। और इनके कर्तव्य क्या हैं? वो बताता है अनुच्छेद 149 मतलब उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। सीएजी का उत्तरदायित्व है ये जांचना कि सरकार का हर पैसा नियमों के तहत खर्च हुआ है या नहीं, कोई फिजूल खर्ची या घोटाला तो नहीं है। और ये जांच होती कैसे है? उसका आधार है अनुच्छेद 150 यानी खातों का पंचनामा। पंचनामा। जी, ये खातों के प्रारूप से संबंधित है, जो सीजीए के ऑडिट रूपी पंचनामे का आधार है। और जब रिपोर्ट बन जाती है तब जवाबदेही का चक्र पूरा होता है। अनुच्छेद 151 मतलब सारी रिपोर्ट को इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। सीजीए अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट को इकट्ठा करके राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे संसद या विधानमंडल के सामने रखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब सीएजी की रिपोर्ट से ही तो सामने आए थे। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता का सबसे बड़ा औजार है। वाह! तो आज हमने शक्तियों के संतुलन के 3 बहुत बड़े स्तंभों को समझ लिया। हाँ, हमने पूरा किया। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 से 147 हमारी न्याय व्यवस्था की चोटी यानी संघ न्यायपालिका। और अनुच्छेद 148 से 151 देश के खजाने का प्रहरी यानी सीएजी। हमने संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझ लिया है। पर भारत तो राज्यों का संघ है। कहानी अभी बाकी है। ये तो सिर्फ दिल्ली की कहानी थी, राज्यों की कहानी तो अब शुरू होगी। बिल्कुल, असली संघीय ढांचा तो अब सामने आएगा। तो अगर हमारे दर्शक अनुच्छेद 152 से लेकर 395 तक की ये यात्रा यानी राज्यों की कहानी और संविधान के बाकी रहस्यों को भी इसी तरह जारी रखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें इस कहानी को पूरा करने की प्रेरणा देगा। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। रुको मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 1 सेकंड निकालकर अभी कर दो। और मेरे दोस्त, हाइप देना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद मेरे दोस्त।